आपको पता है कि जो ये भूत दी हॉन्टेड शिप नाम की मूवी है ना, ऐसी एक रियल इंसिडेंट एक्चुअली में हो चुकी है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो कि लोग सोचते हैं कि इस इंसिडेंट के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, बट वो नहीं है। वो है एमवी विजडम शिप। क्या हुआ था कि साल 2011 में मुंबई के जुहू बीच पे अचानक से एक शिप आया एमवी विजडम नाम का, और उसमें कोई भी नहीं था। लोग चौंक गए, वहां पे सबकी भीड़ लगने लगी और सब कुछ चौंक गया कि ये कैसे आया। बाद में अथॉरिटीज ने ये क्लियर किया कि ये जो है, इस शिप को कोलंबो से गुजरात ले जाया जा रहा था। उसका नॉर्मल रूट था हमेशा की तरह, बट जिससे कनेक्ट करके ले जाया जा रहा था वो कनेक्टर ही टूट गया था। इसलिए वो टूट के अचानक से जुहू बीच में आके एक मिस्टीरियस तरीके से रुक गया था। यही था इसका एक्सप्लेनेशन। एंड बाद में बहुत मुश्किल के बाद इसको वापस गुजरात ले जाया गया। ये थी साल 2011 की एमवी विजडम की कहानी। बट भूत मूवी में कंसेप्ट जो है वो एमवी विजडम का ही यूज किया गया है कि एक ऐसा शिप आता है, इसमें कोई नहीं है। 2011 की इंसिडेंट है और डायरेक्टर भी इसी से इंस्पायर हुआ था। बट जो मेन कहानी है वो 1750 की है। उस टाइम एक 1750 में एस्टन बीच, रोड आइलैंड, अमेरिका में एक शिप आया अचानक से, और उस शिप का कोई सोर्स ही नहीं था। सी बर्ड नाम का शिप था वो, और जब वो आके रुका तो उसमें कोई नहीं था। और जब कुछ ट्रेंड पीपल उसमें गए देखने के लिए कि क्या है, उसमें थोड़ा भी कहीं पे होता है नहीं कि तूफान आता है सब भाग जाते हैं, तहस नहस का रहता है, वैसा कुछ नहीं था। शिप के अंदर कोई अफरा तफरी, वायलेंस का साइन नहीं था, और कोई भी रॉबरी या फिर कोई भी उल्टी फुल्टी चीज का साइन नहीं था। मतलब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था शिप पे। और वो डे लाइट में ही पता नहीं उसके सारे लोग कहाँ गायब हो गए। वक्त के साथ साथ इसे रियल का हॉन्टेड शिप माना गया। वो शिप अचानक से बीच से एक दिन गायब भी हो गया था डे लाइट में, पता नहीं कहाँ चला गया था। और लोग 3 थ्योरीज बनाते हैं। पहली ये कि वो हॉन्टेड शिप थी और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ये कि वो तूफान में वापस बह गया होगा और कहीं बीच समुद्र में डूब गया होगा। और तीसरा ये कि हेनरी कॉलिंस नाम का एक वॉयेजर उसी शिप को लेके शिप का नया नाम दे दिया बीच बर्ड नाम का, और सी बर्ड से बीच बर्ड बना के उसी को बहुत दिन तक सेल किया। बट इन तीनों में से क्या सही है किसी को नहीं पता। इतिहास में ऐसी कई रियल शिप्स है जिसका ओरिजिन क्या है, उसके अंदर कोई क्रू मिला नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ रियल नेम्स मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला है फ्लाइंग डचमैन, इसके बारे में आप सुने होंगे कभी न कभी। ये एक रियल शिप है जिसमें कोई क्रू नहीं था। और एक शिप है मैरी सेलेस्टे, HMS रेसोल्यूट, SV रेसोल्वेन। ऐसा मिस्टीरियस शिप का एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज आप देख सकते हो। और इस विकिपीडिया पेज पे सारे ऐसे शिप्स लिस्टेड हैं जो कि मिस्टीरियस तरीके से आए हैं या फिर गायब हो गए हैं या फिर उसमें कोई क्रू नहीं है। बहुत ही गजब बात है। इतिहास में ऐसे कई शिप्स ऐसे आए हैं और उसी से ये मूवी इंस्पायर्ड हुई थी। अब किसमें एक्चुअल पैरानॉर्मल चीज प्रेजेंट है, इसको आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। बट ये हॉन्टेड शिप का कंसेप्ट बहुत ही कूल है। अगर शिप में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इतने सारे लोगों की जान चल जाती है, और जिस जगह भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से उस जगह पे एक नेगेटिव प्रेजेंस लोगों को हमेशा ही फील होता है। देखा जाए तो ऐसे कई शिप्स है जो कि ऐसे ही समुद्र में भी तैर रहे होंगे विदाउट एनी क्रू, और कभी कभी यही शिप्स बीच पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सी बर्ड, फ्लाइंग डचमैन और ये सब मिस्टीरियस शिप, एक्सेप्ट एमवी विजडम जुहू वाला, जिसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि द आइलैंड ऑफ डॉल्स नामक एक जगह है मेक्सिको सिटी में, और वो जगह सच में पूरे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। डॉन यूलियन सेंटेना बेरेरा नामक एक इंसान 1950 में उस जगह का देखभाल करता था, उस जगह का मालिक भी था। वो जगह एक्चुअली आइलैंड नहीं है बल्कि एक कैनाल जो होता है ना, ऐसा जो कैनाल होता है इसके बगल में जो एक बगीचा होता है वैसा टाइप का था। तो एक दिन यूलियन सेंटेना फिशिंग कर रहे थे, मछली मार रहे थे, और अचानक से वो देखे कि एक लड़की की डेड बॉडी सामने आ रही है, और वो डेड बॉडी को बाहर निकाले तो पीछे से एक डॉल भी आ रहा था उसके साथ। डॉल को भी लिए और डेड बॉडी को दफना दिए। बट उसी रात से उनको अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। इस घटना के बाद उनको रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी,
अजीब सा महसूस होने लगा। तो क्या किए कि वो उस लड़की के डॉल को भी जो उसके साथ आई थी उसको एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए उसको पेड़ पे टांग दिए। बट ये करने के बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके आत्मा को शांति पहुंचने के बदले और अजीब अजीब चीजें होने लगी। और पता नहीं क्या एक मिस्टीरियस सा कुछ हुआ कि जो यूलियन थे वो जितने गैरेज और डस्टबिन और कहां से डॉल ले आके टांगने लगे, हर जगह पे पेड़ पे टांगने लगे, हर जगह पे टांगने लगे। और ये करने के बाद उस जगह को ऐसा एक हॉन्टिंग इफेक्ट मिला कि उनका गलत खराब एक्सपीरियंस और बढ़ने लगा। रात भर किसी लड़की की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज उनको आने लगी। लोकल लोगों के हिसाब से जूलियन उनको ये कहते थे कि उस लड़की की आत्मा उनको कहती है कि आई वांट माय डॉल, इसलिए उसकी आत्मा को फीड करने के लिए ये डॉल चिपकाने लगे। बिल्कुल रियल घटना ही है। क्या है कि आप अभी उस आइलैंड पे जाओगे ना, तब आपको अभी इस टाइम भी हजारों डॉल लटके हुए दिखेंगे। तो वो जो कहानी है कि वो लोगों को बताए कि वो उसकी आत्मा डॉल मांग रही है टांगा हुआ। इसके बाद इस कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब यूलियन जो कि ओनर थे उनका ही बॉडी उस कैनाल में मिला। और पता है जिस जगह उस लड़की की बॉडी को उठाए थे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे ओनर का भी बॉडी मरा हुआ मिला लोगों को। एक मिस्टीरियस सी मौत थी उनकी। अभी के समय में आपको वहाँ हजारों डॉल्स दिख जाएंगे। और जो आप अपने स्क्रीन पे अभी ये देख रहे हो पिक्स, ये वहाँ की रियल पिक्चर्स हैं। सो संभल के देखना। इसमें आप देख सकते हो कि कितनी डॉल्स जो कि डैमेज्ड है वो टांगी हुई है। अभी के समय भी जो वहाँ पे जाते हैं ना वो कुछ अजीब एनर्जीज को फील करते हैं। घबराहट होना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सब उस जगह पे होता है। आपके मन में एक अजीब सा सवाल आता है कि क्या है ना, देखो एक बहुत ही फ्रैंक सा बात है कि आप अक्सर सुनते होंगे और आप सुनते भी है कि एनाबेल डॉल में ये कोई आत्मा है या इस डॉल में आत्मा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि डॉल के अंदर ही आत्मा क्यों घुसती है, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो आंसर ये है ना कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो डॉल्स होती है ना उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एकदम इंसान की तरह होता है। चेहरा, हाथ, पैर, नाक। तो क्योंकि वो इंसान के शरीर से मेल खाता है और क्योंकि नॉर्मल आत्माएं इंसान के ही शेप वाले बॉडी में होती है, इसलिए आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, डॉल्स के तरफ। इसलिए अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि आत्मा डॉल में घुस गई, क्योंकि वो आत्मा एक आत्मा बनने के पहले, एक सस्पेंडेड आत्मा बनने के पहले एक चेहरे, पैर, हाथ वाले चीज में ही अंदर थी ना। इसलिए वो बाहर निकलने के बाद भी वैसी चीज को खोजती है और उस चीज को हॉन्टेड या श्रापित बना देती है। सो दैट वाज द लॉजिक अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। और यही वजह है कि आप इतने सारे कहानियों को सुनते हो कि डॉल्स के अंदर आत्माएं आ गई, कोई एंटिटी पोजेस कर लिया वगैरह। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि जो ये भूत द हॉन्टेड शिप नाम की मूवी है ना, ऐसी एक रियल इंसिडेंट एक्चुअली में हो चुकी है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो कि लोग सोचते हैं कि इस इंसिडेंट के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, बट वो नहीं है। वो है एमवी विजडम शिप। क्या हुआ था कि साल 2011 में मुंबई के जुहू बीच पे अचानक से एक शिप आया एमवी विजडम नाम का, और उसमें कोई भी नहीं था। लोग चौंक गए, वहां पे सबकी भीड़ लगने लगी और सब कुछ चौंक गया कि ये कैसे आया। बाद में अथॉरिटीज ने ये क्लियर किया कि ये जो है इस शिप को कोलंबो से गुजरात ले जाया जा रहा था। उसका नॉर्मल रूट था हमेशा की तरह, बट जिससे कनेक्ट करके ले जाया जा रहा था वो कनेक्टर ही टूट गया था। इसलिए वो टूट के अचानक से जुहू बीच में आके एक मिस्टीरियस तरीके से रुक गया था। यही था इसका एक्सप्लेनेशन। एंड बाद में बहुत मुश्किल के बाद इसको वापस गुजरात ले जाया गया। ये थी साल 2011 की एमवी विजडम की कहानी। बट भूत मूवी में कंसेप्ट जो है वो एमवी विजडम का ही यूज किया गया है कि एक ऐसा शिप आता है, इसमें कोई नहीं है। 2011 की इंसिडेंट है और डायरेक्टर भी इसी से इंस्पायर हुआ था। बट जो मेन कहानी है वो 1750 की है। उस टाइम एक 1750 में एस्टन बीच, रोड आइलैंड, अमेरिका में एक शिप आया अचानक से, और उस शिप का कोई सोर्स ही नहीं था। सी बर्ड नाम का शिप था वो। और जब वो आके रुका तो उसमें कोई नहीं था। और जब कुछ ट्रेंड पीपल उसमें गए देखने के लिए कि क्या है, उसमें थोड़ा भी कहीं पे होता है नहीं कि तूफान आता है सब भाग जाते हैं, तहस नहस का रहता है, वैसा कुछ नहीं था। शिप के अंदर कोई अफरा तफरी, वायलेंस का साइन नहीं था।
और कोई भी रॉबरी या फिर कोई भी उल्टी फुल्टी चीज का साइन नहीं था, मतलब सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था शिप पे। और वो डे लाइट में ही पता नहीं उसके सारे लोग कहाँ गायब हो गए। वक्त के साथ साथ इसे रियल का हॉन्टेड शिप माना गया। वो शिप अचानक से बीच से एक दिन गायब भी हो गया था डे लाइट में, पता नहीं कहाँ चला गया था। और लोग 3 थ्योरीज बनाते हैं। पहली ये कि वो हॉन्टेड शिप थी और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा ये कि वो तूफान में वापस बह गया होगा और कहीं बीच समुद्र में डूब गया होगा। और तीसरा ये कि हेनरी कॉलिंस नाम का एक वॉयेजर उसी शिप को लेके शिप का नया नाम दे दिया बीच बर्ड नाम का, और सी बर्ड से बीच बर्ड बना के उसी को बहुत दिन तक सेल किया। बट इन तीनों में से क्या सही है किसी को नहीं पता। इतिहास में ऐसी कई रियल शिप्स है जिसका ओरिजिन क्या है, उसके अंदर कोई क्रू मिला नहीं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ रियल नेम्स मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला है फ्लाइंग डचमैन, इसके बारे में आप सुने होंगे कभी न कभी। ये एक रियल शिप है जिसमें कोई क्रू नहीं था। और एक शिप है मैरी सेलेस्टे, HMS रेसोल्यूट, SV रेसोल्वेन। ऐसा मिस्टीरियस शिप का एक पूरा एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज आप देख सकते हो। और इस विकिपीडिया पेज पे सारे ऐसे शिप्स लिस्टेड हैं जो कि मिस्टीरियस तरीके से आए हैं या फिर गायब हो गए हैं या फिर उसमें कोई क्रू नहीं है। बहुत ही गजब बात है। इतिहास में ऐसे कई शिप्स ऐसे आए हैं और उसी से ये मूवी इंस्पायर्ड हुई थी। अब किसमें एक्चुअल पैरानॉर्मल चीज प्रेजेंट है, इसको आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। बट ये हॉन्टेड शिप का कंसेप्ट बहुत ही कूल है। अगर शिप में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इतने सारे लोगों की जान चल जाती है, और जिस जगह भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से उस जगह पे एक नेगेटिव प्रेजेंस लोगों को हमेशा ही फील होता है। देखा जाए तो ऐसे कई शिप्स है जो कि ऐसे ही समुद्र में भी तैर रहे होंगे विदाउट एनी क्रू, और कभी कभी यही शिप्स बीच पे आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सी बर्ड, फ्लाइंग डचमैन और ये सब मिस्टीरियस शिप, एक्सेप्ट MB विजडम जुहू वाला, जिसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि ये दुनिया जितनी अमेजिंग और ब्यूटीफुल है उतनी ही वियर्ड भी है, अजीब भी है। आपको पता है साल आज से करीब 500 साल पहले 1518 में बहुत पहले एक डांसिंग प्लेग आया था, एक ऐसी महामारी जिसमें सब कोई रैंडमली नाचने लगते थे। डांसिंग प्लेग बहुत पहले साल 1518 में ये शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे कुछ सालों में लुप्त हो गया। वैसे ही एक और केस है, एक कंट्री है कजाकिस्तान, उसमें एक गांव है कलाची, और उस गांव में हाल ही में, ये कोई 500 साल पुरानी बात नहीं है बल्कि करीब 8 साल पहले साल 2013 में एक अजीब सी महामारी फैली थी जिसका नाम है स्लीप हॉलो, और ये मार्च 2013 से शुरू हुई थी। इसमें ये होता था ना कि मान लो कि इंसान रोड पे चल रहा है, वो चल रहा है तो अचानक से उसको नींद आने लगता था, अचानक से 1 सेकंड के अंदर, और वो वहीं पे सो जाता था। और बहुत लोगों के साथ गांव में ऐसे ही हो रहा था। साल 2013 में ये चीज हुआ, फिर न ये लुप्त हो गया, और फिर से साल 2015 में फिर आ गया। और सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो सोने का मन कर रहा और कुछ सेकंड में सो गया, बल्कि सोने के बाद 6 दिन तक इंसान का नींद हटता ही नहीं था, टूटता ही नहीं था जगाने पे भी। 6 दिन बाद जाके इंसान उठता था, उठने के बाद नॉर्मल रहता था, ऐसे कि कुछ घंटे का नींद लिया। इसको अगर आप डीपली सीरियसली सोचो ना तो बहुत अजीब चीज है ये। एक ऐसी वायरस या फिर पता नहीं क्या मिस्टीरियस महामारी हुई थी उस टाइम कि लोग सो जाते थे 6 दिन तक। 6 दिन तक लगातार सोना, सो सकते हो बिना खाए पिए, बस सोए रहना। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी नहीं बच पाया। एक कराची का विलेज रेसिडेंट जिनका नाम था हेलेना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका एक कैट मार्कस सडनली फ्राइडे नाइट को अचानक से सो गया और अचानक से फिर उठ के दीवार पे अटैक करने लगा और फिर सो गया। और जब वो कैट सो रही थी तो वो ऐसे खर्राटे ले रही थी, एकदम ऐसा जैसे कोई इंसान खर्राटा ले रहा है, और वो खाना को भी देख के कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। ये था येलेना का स्टेटमेंट। बहुत सारे वहाँ के ऑफिशियल ये कहे हैं कि वहाँ पे एक बंद हुआ यूरेनियम माइन था और वहाँ पे बहुत सारा रेडॉन गैस भी था, जिसके चलते वहाँ के एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा हुआ था और ऑक्सीजन कम हो रहा था, और इसी के चलते ये स्लीपिंग सिकनेस हुआ था उस विलेज में। मतलब नाचने की बीमारी, 6 दिन सोने की महामारी, दुनिया बहुत अजीब चीज है, मतलब गजब बात है। और ये जो रीजन है इसका कि कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते हुआ है,
ये भी फुल्ली कंफर्म्ड नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफिकली विंटर और स्प्रिंग में आ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टैली नहीं करती साइंटिस्ट के बाद से। ये दुनिया के सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इस दुनिया में हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, हर जगह का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे कि आप जहाँ भी रहते हो, आप जिस घर में रहते हो, वहाँ भी 1000 साल पहले क्या हुआ होगा कौन जानता है। आप जहाँ पे बैठो हो सकता है वहाँ पे पेड़ पौधे हो आज से 1000 साल पहले, टेक्निकली स्पीकिंग। तो हर जगह का इतिहास होता है। कुछ इतिहास अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। पोवेगलिया आइलैंड ये इटली का सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉन्टेड आइलैंड है। और हॉन्टेड क्यों है? इसके पास्ट की वजह से। क्या है कि पुराने जमाने में क्या है कि जब भी कोई महामारी फैलती थी ना, तो महामारी होने के बाद जितने इन्फेक्टेड लोग थे उनको इस आइलैंड में मूव कर दिया जाता था। और वहाँ पे एक के बाद एक इतने लोग मरे हैं कि मतलब अगर एस्टिमेट का बात करें ना तो करीब 1,60,000 लोग इस आइलैंड पे मरे हैं। एंड आपको पता है ना, जिस जगह पे जो भी होता है उस वाइब को, उस फीलिंग को वो जगह कैप्चर कर लेता है। ऐसा हर जगह होता है। और जहाँ पे 1,60,000 लोग तड़प तड़प के मरे हो, उस जगह का क्या हाल होगा। तो बात यह है कि आज के भी समय वहाँ जाना सबका मना है। और जो लोग छुपके जो मछुआरे होते हैं वो बोट से एक्सप्लोर करने जाते भी है ना, तो उन्हें ऐसी चीजें दिखती है कि मतलब वो यकीन नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का जो मरने का जो चीख था वो आज भी सुनाई देता है। आज भी वो दर्द वहाँ का फील होता है क्योंकि वो दर्द उस एरिया का कभी खत्म नहीं हो सकता है। हर चीज क्या होता है कि इस जगह पे वो वहाँ एनर्जी छोड़ जाती है। जहाँ अच्छी चीजें होती है ना वहाँ अच्छा फील होता है, और जहाँ बुरी चीजें होती है वहाँ आपको बिना वजह के ही बुरा फील होगा। ऐसा क्यों? आप नोटिस किए होंगे कि आपको कोई जगह अच्छी लगती है, कोई जगह खराब लुक होने के बावजूद भी आपके दिल के करीब होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने गांव जाओगे तो गांव में मतलब हम लोग को पता ही है ऑफ कोर्स कि शहर से हल्की ज्यादा गंदगी होती है, बट वो अच्छा फीलिंग देता है हमें। एक नेचर गांव भले गंदगी हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े महल में भी आप घुस जाओ ना, तब इतना आलीशान होने के बावजूद भी आपको कुछ ऐसा फील होगा कि कोई मेरे को देख रहा है, या फिर कुछ बुरा सेंस होगा, बुरा फील होगा, एक खराब फीलिंग आएगी। क्योंकि पैरानॉर्मल थ्योरीज के हिसाब से हर चीज एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही वजह है उन लोगों का दर्द ही वो वजह है जिसके चलते ये पोवेगलिया आइलैंड इतना हॉन्टेड है। जो मछुआरे वहाँ जाते हैं या फिर जो लोग छुप के वहाँ चल जाते हैं इलीगली, अननोन साउंड्स को सुनते हैं। उस आइलैंड में कोई नहीं है अभी, फिर भी इंसान की आवाज आपको दूर से सुनाई देगी। और दूसरी चीज कि लोग टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर उस आइलैंड पे ऐसे कुछ झलक देख लिए तो उन्हें कुछ दिखता है जो कि पुराने जमाने का कुछ सीन दिखने लगता है। टाइम स्लिप या फिर कोई अननोन पैरानॉर्मल फेनोमेनन। वहाँ पर एक पागल खाना था, मेंटल असाइलम, और उस असाइलम को अभी तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहाँ का कंक्रीट पत्थर दीवार आज भी डिग्रेड हो रहा है, झड़ रहा है, और उसमें कोई जाने का हिम्मत आज भी नहीं करता है क्योंकि उसमें जो जाते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते हैं। और वहाँ का मिट्टी भी श्रापित माना जाता है। वहाँ पे लोग मर के गल के पूरा मिट्टी में मिल के ऐसी हालत हुई है कि वहाँ का मिट्टी का करीब 30-40% तो सिर्फ इंसान के राख से बना हुआ है। वहाँ पे जो जाते हैं वो आज भी इंसान के रियल हड्डी को देख पाते हैं नीचे पड़ा हुआ। उनकी स्क्रीम्स सुनना तो बिल्कुल कॉमन है। इस जगह को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर करने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुई है, और इसलिए ये आज भी इस पूरे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइलैंड्स में से एक है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी है, उसे बहुत लोग आज तक की सबसे हॉरर मूवी भी मानते हैं, द एग्जॉर्सिस्ट। और ये जो है ना, क्या हुआ था कि जब ये रिलीज हुआ था तब इसका जो ट्रेलर है ना, वो हॉल में आप मूवी देखने के लिए बैठे हो और आपको किसी और मूवी का ट्रेलर दिखाया जा रहा है क्योंकि आप मूवी इंथुसियास्ट हो। तो जब भी लोग इसका जो ट्रेलर है वो उसको देखते थे हॉल में, उस टाइम जब ये रिलीज हुआ था तब लोगों को हेडेक होने लगता था, उन्हें चक्कर आने लगता था और उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती थी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके चलते इसे ऑफिशियली बैन भी कर दिया गया। मतलब कोई एक टेक्निकल कारण होता है फिल्म को या ट्रेलर को बैन करने का, वो नहीं, जस्ट लोगों के रिपोर्ट्स की मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है
मुझे पैरानॉर्मल फील हो रहा है। इसी के बेसिस पे इसे ऑफिशियली बैन कर दिया गया। द कंज्यूरिंग जो ये मूवी है 2013 में जो निकली थी, जिसे मैं अभी देखा हूँ, ये एनाबेला डॉल के ऊपर एक मूवी थी। तो क्या है कि ये मूवी इतनी हॉरर थी कि फिलीपींस में ना, देखो फिलीपींस कंट्री में ये बोर्ड रखा गया है और इसमें ये लिखा गया है कि ये फिल्म साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्बिंग है। तो जिनको बहुत डर लग रहा है वो तो क्या है कि ये लोग हॉल के पास ही एक प्रीस्ट को रखेंगे जो कि आपके हेल्प के लिए यहाँ रहेगा, कि मूवी देखने के बाद आपको डर न लगे, और अगर नीड हुई तो वो आपको हेल्प करेगा। मतलब ये मूवी देखने के पहले आपको एक प्रीस्ट ब्लेस कर देगा ताकि आप सेफली मूवी देख पाओ। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसे जेनिफर कारपेंटर ने प्ले किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये मूवी शूट हो रही थी तब जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। 2005 में ये रिलीज हुआ था। तो इंटरव्यू में एक बार जेनिफर कारपेंटर ने कहा कि जब मैं सोने जाती थी शूट के बाद, तब वहाँ पर उनके बेड के बगल में जो रेडियो रहता था, तो जब भी वो सोने जाती थी तब वो अपने आप ऑन हो जाता था, पता नहीं कैसे। और वो ऑन हो गया, ठीक है, वो ऑन भी छोड़ सकती है, फिर वो सिग्नल पकड़ के बजने लगता है, ऐसा कुछ टेक्निकल। बट एक बार रात को रेडियो ऑफ करने के बाद भी वो देखी कि अपने आप ऑन हो गया। और सबसे ज्यादा उन्हें तब डर लगा जब गाना जो है वो पता है क्या बज रहा था, अलाइव नाम का एक गाना था उस टाइम, ठीक है, पर्ल जैम का अलाइव गाना। और जेनिफर कारपेंटर के हिसाब से वो अगर कोई स्पिरिट है तो वो रेडियो से ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ। Oh my gosh! वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि साल 1911 में 1911 में एक ट्रेन के साथ ऐसी एक घटना हुई ना, जिसको सुनने के बाद आपको इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाएगा। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये पूरे विश्व की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपको पता भी नहीं कि वो ट्रेन कभी भी वापस नहीं आने वाला है, आप जस्ट बैठ गए। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1911 में जेनेटी नामक एक ट्रेन के साथ। उसमें बैठे थे 106 पैसेंजर्स। वो अपने डेस्टिनेशन में कभी नहीं पहुंच पाया क्योंकि बीच रास्ते में एक बड़े टनल में, जब वो, मान लो ये टनल है, तो वो जब एंटर किया तो लोग एंटर करते हुए देखे उस ट्रेन को, बट वो वापस कभी भी नहीं निकला। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी जेनेटी ये अनाउंस किया कि उस कंपनी ने एक न्यू मॉडल ट्रेन को लॉन्च किया है और 106 रेगुलर कस्टमर्स को फ्री राइड देने का ऑफर किया, और इसको सबने साइन अप किया राइड एंजॉय करने के लिए। ट्रेन स्टार्ट हुआ, सब ग्रीनरी एंजॉय करने लगे। फिर बीच में एक टनल आया, लोम्बार्डे टनल, और नॉर्मली ट्रेन उस टनल में घुसा, बट दूसरे एंड से कभी वो वापस नहीं निकला। रेलवे वर्कर्स और पुलिस ने इस घटना के बाद पूरा छान मारा, बट ट्रेन का एक भी पीस सिर्फ उस टनल में ही नहीं बल्कि पूरे रेल लाइन में, बहुत दूर तक रेल लाइन में कहीं भी नहीं दिखा। और ना ही 104 पैसेंजर्स का कुछ पता चला। 106 पैसेंजर्स थे, बट 2 पैसेंजर्स एक्चुअली मिले बेहोशी की हालत में, और वो ये कहे एग्जैक्टली कि ट्रेन जब धुएं में जाने लगा तब हम लोग कूद गए। हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि ट्रेन के जस्ट आगे उन्होंने देखा कि ब्लैक और व्हाइट धुआं आने लगा है, स्मोक आ गया था, और उन्होंने देखा कि ट्रेन जैसे आगे बढ़ रहा है उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहा है, कभी एक अजीब तरीका का बिल्डिंग दिख रहा है, जिसे आज के जमाने में हम लोग स्काई स्क्रेपर कहते हैं, एक टाइम स्लिप ग्लिच की तरह। और सारे पैसेंजर्स को हमिंग साउंड साउंड का एक कंटिन्यूअस धुन सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स में कोई ग्लिच हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्मोक जो है वो ट्रेन को निगल रहा है, और इसलिए मैं कूद गया और मेरे साथ के व्यक्ति भी कूद गए, ये बताया उन्होंने। और हम लोग दोनों जमीन पे जोर से गिरे, और यही लास्ट चीज है जो हमें याद है। वो दोनों पैसेंजर्स बिल्कुल सदमे में थे, और ट्रीटमेंट के बाद ही आखिर में ये बात उन्होंने बताया, पहले नहीं बता रहे थे सदमे के चलते। फिर ये पता चला कि इतिहास में, अब देखो अब आ रहा है गूज़बम्स वाला बात, जब ये ट्रेन गायब हुआ तब उसके बाद ये ट्रेन गायब हुआ 1911 साल में, बट उन्होंने इतिहास को देखा तो साल 1840 में, 1911 यहाँ पे है, उसके पहले
साल 1840 में ऐसा हो चुका था कि 104 पैसेंजर्स जो हैं वो अचानक से एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आए थे चोट के हालत में, और सबका दिमागी हालत ठीक नहीं था, और वो सब ये कह रहे थे कि हम लोग ट्रेन से आए हैं, बट वो लोग डिटेल कुछ नहीं बता पा रहे थे, उनको ठीक से कुछ याद नहीं था। तो मतलब इस घटना के होने के पहले ही ये हो चुका है, क्योंकि यही घटना का टाइम ट्रेवल के चलते यही इंसान वहां पे पहुंच गए थे। 1840 में मैक्सिको में वो डॉक्टर ने कहा कि सब इंसान सदमे में लग रहे थे, और एक पैसेंजर के पास एक सिगरेट बॉक्स भी था जिसमें 1907 का मैन्युफैक्चरिंग डेट था। ट्रेन जो मिस्ट्री ट्रेन था वो 1911 में घटना हुआ, उसके कुछ साल पहले खरीदा हुआ एक मैच बॉक्स था जो मैन्युफैक्चर हुआ था 1907 में, और वही मैच बॉक्स 1840 में अपीयर हुआ ठीक 104 इटालियन लोगों के साथ, जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि हम किसी ट्रेन से आए हैं, बट हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। जो साइंटिस्ट है वो तो यही मान रहे हैं कि ये कोई टाइम ट्रैवल था, ये ट्रेन ने टाइम ट्रैवल कर लिया था, और ये ट्रेन फ्यूचर में 1955 में और 1900 में कितनी बार जगह जगह लोगों को दिखता है जो अचानक से गायब हो जाता है कभी कभी। तो ये ट्रेन शायद अभी भी कहीं टाइम लूप में फंसा हो, कभी आ रहा हो कभी जा रहा हो। एक गजब से एनोमली, यूनिवर्सल एनोमली में लगता है ये ट्रेन फंस गया है। जेनिटी ट्रेन की मिस्ट्री आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मुझे ना एक्चुअली पैरानॉर्मल चीजों पे रिसर्च करने पे बहुत मजा आता है। जो ये एनर्जीज होती है, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, ये आखिर क्या चाहती है और ये कब क्या करती है, और मैं ये हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर है क्या। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जब किसी को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है तब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, तो वो कहाँ से आती है, किस डायमेंशन से आती है। इस दुनिया में लाखों लोग पैरानॉर्मल स्टोरीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक को आज हम लोग लेते हैं, एक स्पेसिफिक पैरानॉर्मल टॉपिक को, कि जो भूत प्रेत होते हैं ये किसी और का रूप कैसे ले लेते हैं। पहला स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इंसान ने कहा कि वो एक नए अपार्टमेंट में मूव किया, ठीक है, और वो 2 रूम्स लिया, एक नीचे का 26A और ऊपर का 26B, 2 फ्लैट्स। तो क्या है कि एक को वो बेसमेंट के रूप में यूज करता था और एक में वो लोग रहते थे। तो नीचे वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा फर्नीचर स्टोर था सिर्फ, और ऊपर वाले में एक्चुअल वो लोग रहते थे, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली थी। तो क्या होता है कि एक बार उनके गेस्ट आते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या है कि अपार्टमेंट के नीचे वहाँ पे रोड पे उसके पापा रहते हैं, और वो अपने बेटे को कॉल करके बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अभी गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए नीचे वाले कमरे से कुछ फर्नीचर्स, कुछ टेबल्स को तुम ऊपर में पहुंचा दो। तो वो लड़का म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था नीचे वाले रूम में, तो गया तो देखा कि पापा उसके ऑलरेडी मतलब उसको चेयर को निकालने लगे हैं, और पापा ऑलरेडी चेयर को निकाल के वो देखा कि वो सोचा कि जाके हेल्प कर दूं मैं। फिर क्या हुआ कि उसके पापा एक जगह वहीं पे एक पुराने सोफा पे बैठ गए, और बैठने का पोज बिल्कुल ऐसे था, और वो उनसे पूछा कि क्या हुआ पापा, आप क्या आप ले जा रहे हो ना चेयर, मैं जाऊं अब। बट उसको कोई आंसर नहीं था, तो उसको लगा कि उसके पापा ऐसे कुछ बिजी होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, वो उतना ध्यान नहीं दिया और ऊपर आ गया, ठीक है। और जब वो ऊपर गया मेन रूम में, रहने वाले रूम में जहाँ पे सब कोई थे, तो वो देखता है कि उसके पापा तो मस्त ऊपर वाले रूम में सबके साथ डिनर कर रहे हैं। तो फिर नीचे कौन था? वो पूछा अपने पापा से, आप तो नीचे थे ना, बट कोई भी इस बात पे यकीन नहीं किया और सबको लग रहा था वो लड़का मजाक कर रहा है। बट उसके स्टोरी में ऐसा इमोशन, ऐसा डर था ना कि इंटरनेट पे सब कोई उस फॉरम में फील किया जहाँ पे इस इंसान ने अपने स्टोरी को शेयर किया, और लिखा कि इसके बाद से वो बेसमेंट में अकेले कभी नहीं गया। नए घर में मूव करने के पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि उस घर का इतिहास क्या है, वहाँ क्या हो चुका है। ऐसी और एक स्टोरी एक जन ने शेयर किया कि एक लड़का अपने वाइफ के साथ एक होटल में था, और टिपिकली वो साथ में मूवी देख रहे थे। तो अचानक से लड़के को प्यास लगा और वो अपने वाइफ से कहा कि तुम जाओ पानी लाओ मेरे लिए किचन से। और ऑफ कोर्स होटल्स तो अननोन होते हैं, और मूवी को उसने से पॉज किया और अपना मोबाइल चलाने लगा ऐसे करके। और उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो ट्रे में पानी के ग्लास को लेके सीधा वो ऐसे बेड पे लेटे लेटे उधर गेट के बाहर देखा कि उसकी वाइफ ऐसे पानी को लेके ट्रे में लेके रूम में घुसने के बदले वो सीधी चली गई बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ। तो उसने इसको इग्नोर किया, उतना ये नहीं किया। फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगा। अगर यहाँ किचन है, यहाँ रूम है, पानी लेके वो यहाँ से सीधी चली गई,
और थोड़ी देर बाद पता है वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ तो नॉर्मली पानी लेके रूम के अंदर आ रही है। तो जो सीधी गई थी वो क्या था, वो क्या एंटिटी था, और ऐसा क्यों होता है कि घोस्ट इंसान का रूप ले लेते हैं। तो एक्चुअली अब आता है एक्सप्लेनेशन पे। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है उस पे आते हैं। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके माइंड और इमेजिनेशन के साथ खेलता है। उस लड़के को उसके पापा बेसमेंट में दिखे, उस लड़के के साथ अगर कोई और इंसान होता ना तब शायद उसको वो इंसान नहीं दिखता बैठे हुए, बट सिर्फ उसी को दिखा क्योंकि उसके ब्रेन के साथ वो एंटिटी छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए ऐसा होता है कि एक चीज, एक पैरानॉर्मल चीज किसी को दिखती है तो किसी को बोलता है कहाँ कहाँ कहाँ, और पहले को साफ साफ दिखती है। और आपके जान पहचान के जो लोग हैं ना उसी के रूप में आपको वो एनर्जीज दिखेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो जो सोफा में बैठा था वो फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं था, उसके पापा का जो एक रूप में बैठा हुआ था, बट वो सिर्फ उस लड़के को दिखा क्योंकि उसका माइंड अल्टर हो गया था। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को माने तो। ऐसे और भी कई थ्रिलिंग चीजों को ना मैं भी और लेके आऊंगा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। कई सेंचुरीज से ऐसे लोगों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं जो कि अचानक से आते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जगह से हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और पूरे दुनिया में उनका कोई फैमिली भी नहीं होता, न किसी भी देश में उसका आईडी होता है, और वो अननोन भाषा बोलते हैं, और वो ये इशारा करते हैं कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं। जॉफर वॉरेन नाम का एक इंसान साल 1850 के समय में अचानक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एक समुद्र के किनारे पाया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कोई आईडी नहीं थी। अथॉरिटीज को ये लगा कि वो कोई आतंकवादी है और इसलिए वो सस्पिशियस हो गए और उसको अरेस्ट कर लिए और उससे बातचीत करना शुरू किए। जब उसका इंटेरोगेशन शुरू हुआ तब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम जॉफर वॉरेन है और वो लग्जेरिया देश से आया है जो कि सैक्रिया नाम के किसी कॉन्टिनेंट में है। उसके हिसाब से वो जिस दुनिया से आया है या फिर एलिजिडली जिस पैरेलल यूनिवर्स से आया है उसमें सैकेरिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ साथ एफ्लार, एस्टार, ऑस्लार और यूप्लार ये कॉन्टिनेंट्स भी है। वो इंसान ये क्लेम किया कि वो अपने खोए हुए भाई को खोजने निकला है और उसका शिप समुद्र में डूब गया था और क्योंकि वो समुद्र के किनारे के सामने ही डूबा था इसलिए उसका बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गया। अथॉरिटीज ने ये फाइंड किया कि वो रफ जर्मन लैंग्वेज बोल रहा था, काइंड ऑफ। जब उसकी कहानी पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हुई तब बहुत लोग उससे मिलकर क्वेश्चन करना चाहते थे। तो एक बहुत बड़े आदमी को उसका पूछताछ करने के लिए उसको बर्लिन भेजने का प्लान बनाया गया, बट रास्ते में वो किसी तरह वैन के पीछे से एस्केप कर गया और आगे वैन को रोका भी गया और उसको भागता हुआ देखा भी गया, बट आगे जाके वो अचानक से जंगल में गायब हो गया और आज तक, अभी तक, इस डेट तक वो कौन था, कहां से आया था, किसी को भी नहीं पता। विचारकों का ये मानना है कि ये इंसान गलती से हमारे डायमेंशन में आ गया था इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के चलते और उसका बॉडी जंगल में ही अपने वर्ल्ड में मे बी वापस चला गया होगा। जिस तरह हमारे दुनिया में यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया ऐसा जो कॉन्टिनेंट है वैसे ही जो नाम बताया यानी ये पैरेलल यूनिवर्स का सैकेरिया, एफ्लार, एस्टार, ऑस्लार और यूप्लार ये वहाँ होता होगा मे बी उस पैरेलल यूनिवर्स में। जॉफर वॉरेन आज तक एक मिस्ट्री बना रहा और लोग अपने टाइम से हटके हजारों साल पहले, 100 साल पहले ऐसे टाइम स्लिप कैसे हो सकता है, ये जो एलिजिड घटनाएं हैं ये कैसे हो सकती है, साइंस के पास इसका आंसर आज तक नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसा कि आपको हमेशा दिखती है। दुनिया के शुरुआत से लेकर ही हम लोग ऐसी कई कहानियां सुनते हैं जिसमें कई लोग नॉर्मल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर कई एंटिटीज को फील करते हैं, पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ध्यान से सुनो, एंडीज माउंटेन
एंडीज माउंटेन में एक बहुत बड़ा एरिया स्टोन से भरा हुआ है जिसको स्टोन फॉरेस्ट कहते हैं। और वहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टोन्स देखने मिलते हैं। इन स्टोन्स को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ना कुछ पैटर्न्स दिखेंगे इन स्टोन्स में। ऐसा लगेगा कि इंसान का चेहरा और जानवरों का चेहरा बना हुआ है इन स्टोन्स में। और ऐसा भी लगेगा कि ये बना नहीं हुआ है एयर के चलते और इरोजन के चलते बना नहीं है नेचुरल तरीके से, बल्कि उसे बनाया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये रॉक फॉर्मेशंस 10,000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। जूलियो सी टैलो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पे इतनी सारी मिस्टीरियस चीजों को खोजा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको इस जगह पे कई ममीज भी मिला है। और यही सब जब सुनने में आ रहा था ना तब बहुत लोग इस जगह पे खुद ही जाकर ये देखना चाह रहे थे कि वहाँ है क्या और वहाँ पर क्या क्या पैरानॉर्मल चीजें होती है। तो ऐसी कई घटनाएं हुई जो कि ये दिखाती है कि यहाँ पे इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी पॉसिबल है। डॉक्टर रॉल रियो सेंटेनो जो कि एक डॉक्टर और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसका आधा बॉडी पैरालाइज हो चुका था। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा आधा बॉडी कैसे पैरालाइज हो गया। डॉक्टर ने उसके ब्रेन स्कैन और बाकी चीजों से ये पता किया कि ऐसा कोई इंटेंस घटना हुआ नहीं है, ब्रेन में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तो आखिर उस स्टोन जंगल के किसी एक जगह पे जाके वो पैरालाइज हो गई क्या? फिर उस पेशेंट ने पूरी कहानी बताई और ये सुन के आपका होश उड़ जाएगा। उसने ये कहा कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग कर रही थी और नाइट के टाइम वो उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी अचानक से उस फॉरेस्ट के एक जगह पे एक केबिन दिखा, एक पत्थर से बना हुआ काइंड ऑफ घर टाइप का, जिसका रियल पिक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके अंदर से ना नाचने गाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई म्यूजिक बज रहा है और अंदर कोई सेरेमनी चल रहा हो। और वो जब एक झलक देखी कि अंदर क्या है तो उसे पुराने जमाने के लोग दिख रहे थे। ऐसा लगा कि 1700s के लोग सेरेमनी कर रहे हैं आपस में एक साथ। फिर वो क्यूरियोसिटी से उसके अंदर जाना चाहिए और जाने लगी। और वो जैसे उस गेट के पास आई उसका बॉडी सक होने लगा, ऐसा जैसे कि वो किसी पोर्टल में सक हो रही है। कोई पोर्टल उसको अंदर की तरफ खींच रहा था। तभी उसकी बाकी फ्रेंड्स जो है वो आई और उसको वापस इस दुनिया में टानने लगी। बट उसका आधा शरीर उस पोर्टल के अंदर घुस चुका था और जैसे उसको बाहर टाना गया उसका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, पैरालाइज हो गया। उसके बॉडी का जो पार्ट पोर्टल में घुसा उतने पार्ट का बॉडी का एनर्जी फ्लो जो है वो स्पेस टाइम के डिस्टॉर्ट के चलते पैरालाइज हो गया। ये शायद एक टाइम स्लिप की घटना थी जहाँ पर टाइम स्लिप होने के चलते उसको 17th या 18th सेंचुरी दिखने मिला और उसी जगह पे उस टाइम लोग सेरेमनी कर रहे होंगे जिसका टाइम स्लिप के चलते इसको झलक दिख गया। वो फीमेल आज तक रिकवर नहीं कर पाई। इस फॉरेस्ट का नाम है मार्कोआसी स्टोन फॉरेस्ट। उस केबिन के अंदर अचानक से ऐसा पोर्टल कैसे बन गया ये आज भी एक मिस्ट्री है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि कंज्यूरिंग 3 मूवी आने वाला है? कंज्यूरिंग जो मूवी सीरीज है उसमें लगभग सारे मूवीज रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, सच्ची कहानियों पे। जैसे हमें एनाबेल डॉल के बारे में उसी मूवी ने अवेयर किया था, वैसे ही एक पूरे इतिहास की सबसे बड़ी रियल घटना को कंज्यूरिंग का पार्ट 3 मूवी दिखाने वाला है हमें, जो कि इस डेट पे रिलीज होगा 4 जून 2021। ग्लैडजेल फैमिली की कहानी उसमें बताई गई है। ग्लैडजेल फैमिली में 4 लोग थे। कार्ल ग्लैडजेल जो कि मेन इंसान थे, उनकी वाइफ जूडी ग्लैडजेल, उनकी बेटी डेबी ग्लैडजेल और उनका 11 साल का बेटा डेविड ग्लैडजेल। तो क्या होता है कि ये लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उस घर में क्या होता है उन्हें पता नहीं, बट वो शिफ्ट होते हैं। उसके बाद उनका जो 11 ईयर ओल्ड बेटा था डेविड ग्लैडजेल, उसको रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात में अचानक से वो चिल्लाने लगा। एक दिन नॉर्मल आवाज से दूसरे दिन किसी और की आवाज में उसके मुंह से चीख निकलने लगी। और उनके फैमिली ने यह भी नोटिस किया कि डेविड ग्लैडजेल का जो बैक है उसमें निशान बन जाता था सुबह तक। जब फैमिली ने डेविड से पूछा तो उनको लगा कि नए घर में शिफ्ट हुआ है इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट निशान कैसे आ जाएगा? डेविड हमेशा ये कहता था कि उसे एक ओल्ड इंसान, एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता था हमेशा। रात के समय शुरू में
और बाद में दिन के समय में भी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया बट नो इम्प्रूवमेंट्स, प्रीस्ट यानी पुजारी को बुलाया बट नो इम्प्रूवमेंट्स। लास्ट में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वैरन को उन्होंने बुलाया और उन्हें डेविड ने ये कहा कि ये बूढ़ा इंसान इसे ये कहता है कि ये मुझे मार डालेगा और मुझे अपने दुनिया में ले जाने का धमकी देता है। तो क्या हुआ कि जब एक्सोर्सिज्म चल रहा था ना, तब उस फैमिली में जो बेटी थी, जो डेविड की सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर डेवी, उसका बॉयफ्रेंड आता है उस टाइम जब एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है। और यही मूवी का मेन कैरेक्टर है आर्ने जॉनसन, जो कि 11 साल का जो डेविड है उसकी बहन जो है उसका बॉयफ्रेंड है। और एक्सोर्सिज्म के दौरान ही एलिजेडली वो आत्मा डेविड से निकलता तो है, डेविड ठीक हो जाता है, बट उसकी बहन के बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन के अंदर चला जाता है। डेविड के ठीक होने के बाद आर्ने के अंदर वही चीजें होने लगती है जो कि डेविड के साथ हो रहा था। देन इवेंचुअली क्या होता है कि आर्ने अपने लैंडलॉर्ड का ही हत्या कर देता है और उसके बाद वो ट्रांस स्टेट में, खोया हुआ स्टेट में जंगल की तरफ बढ़ जाता है। फिर उसको पुलिस अरेस्ट करता है और उसे कुछ याद भी नहीं रहता। वो ये लाइन कहता है कोर्ट में, द डेविल मेड मी डू इट, कि ये मारना, मेरे लैंडलॉर्ड को चाकू से मार देना, ये मुझे डेविल ने करवाया है, मैंने नहीं किया है। और ये डेविल मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उसका जो छोटा भाई है, उसके अंदर से निकल के मेरे में आया था। और ये अमेरिका का सबसे प्रचलित कोर्ट केस में से एक बन जाता है। इसमें ये क्लेम किया जाता है कि इंसान को डेविल ने कोई हत्या करवाया है, इसलिए ये स्टोरी यूनिक है। और आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा तो कोई भी कह सकता है कि मैंने नहीं किया हत्या, ये मुझसे डेविल ने करवाया है। बट इस केस में ऐसे ऐसे चीज थे ना, मतलब एक्सोर्सिज्म के दौरान अपने आप हवा में बॉडी लटक जाना और ऐसे ऐसे कई चीजें हुई थी जो कि मतलब ऐसा लग रहा था ये सच में हुआ है, वो कोई झूठा क्लेम नहीं कर रहा था और इसलिए इतना प्रचलित हुआ था। नहीं तो कोई भी इंसान आके अगर कह दे कि हाँ मुझे डेविल ने मर्डर करवाया ऐसे, ये तो बहुत अच्छा स्केप हो गया। बट इस केस में कहीं ना कहीं सच्चाई थी, तभी ये घटना इतनी बड़ी हुई, नहीं तो ऐसा क्लेम करने वाले बहुत है। सो दैट वाज इट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इस दुनिया में दो तरह के केसेस होते हैं, एक अनसॉल्व्ड और एक सॉल्व्ड। जो केसेस सॉल्व हो जाती है बाद में जाके, उसमें कोई मिस्ट्री नहीं होती है। बट इस दुनिया में आज भी ऐसे हजारों केसेस हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी को नहीं मिला है। और इंडिया में ऐसे बहुत केसेस भरे पड़े हैं। हैदराबाद शहर में एक ऐसी सेंसेशनल घटना हुई ना, जो कि साल 2002 के टाइम, उस टाइम एक पैरानॉर्मल टॉपिक एक ऐसी थी जो कि पूरे इंडिया में सेंसेशन बनी हुई थी। और आज भी जब ये कहानी लोग सुनते हैं तो उनको लगता है क्या था ये। कुंदन बाग हाउस, एक हाउस होता है, उसके अंदर एक फैमिली रहती है जिसमें एक मम्मी, पापा और दो बेटी, एक नॉर्मल सी फैमिली रहती है। उसके पापा एक दिन अचानक से उस घर को छोड़ के चल जाते हैं और कभी वापस आते ही नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि एक दिन एक चोर उस घर में चोरी करने घुसता है। वो जब चोर अंदर जाता है तो देखता है कि 3 लाश पड़ा हुआ है नीचे। वो लाश उसकी मम्मी और 2 बेटी की होती है। और जब ये बात वो चोरी करने वाले ने पुलिस स्टेशन में जाके कहा तो पुलिस को ऑफ कोर्स यही लगा कि इसी ने मारा होगा। बट जब उनका बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला कि वो डेड बॉडी तो 6 महीने पुराना है। बट वहां के लोगों से जब पूछताछ हुई तब वो ये कहें कि उनकी बेटी और उनके माँ को तो कल ही लोग खेलते हुए देखे थे, कि हम तो कल ही देखे थे दोनों बच्ची को खेलते हुए। उसकी माँ बालकनी में टहल रही थी। कैसे हो सकता है? लोगों को लगा कि अंदर कुछ नहीं हुआ होगा, नॉर्मल वो लड़कियां खेलते हुए कल परसों देखे थे, ऐसे लोग कहें। और लोग ये भी कहें कि दोनों बेटियों के हाथ में ये था, ब्लड का एक पैकेट था लाल कलर का। बहुत अजीब बात है। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो उसके घर के अंदर सब कुछ का जांच हुआ और एक जगह ब्लैक मैजिक करने का सामान निकला, काला जादू। और इससे यही पता चला कि वो तीनों शायद ये सब करती होंगी। बट अगर डेड बॉडी 6 महीने पहले की है तो वो हाल ही में कैसे दिख जा सकती है? लोग ये कहते थे कि वो कैंडल लेके बालकनी में घूमती थी और इस सीन को लोग देखे थे। और जैसे कुछ जो सीबीआई के पास होते हैं केसेस जो कि सॉल्व हो जाते हैं और कुछ अनसॉल्व, तो ये सबसे बड़े अनसॉल्व केसेस में से एक है। इसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं पता चला कि क्या था, कैसे। और उसके बाद जब ये सब सारा पुलिस का काम खत्म, तब जब इस घर को लॉक कर दिया गया, तब पैरानॉर्मल चीजें होना तो वहाँ कॉमन बात हो गई थी। जब भी लोग गुजरते थे तो देखते थे कि बल्ब जल रहा है, जबकि उस घर में बिजली को काट दिया गया था। वो घर आज भी वहां मौजूद है। और ये सुन के मेरे को ठंडा लग रहा है, गूज़बम्स आ रहा है।
कुंदन बाग हाउस नाम है उस हाउस का, हैदराबाद में आज भी मौजूद है। ये पूरे वर्ल्ड के सबसे स्केरी हॉरर स्टोरीज में से एक है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। कंज्यूरिंग यूनिवर्स के इस फेमस एनाबेल डॉल को आप जानते ही होंगे। इसे कई लोग एनाबेला कहते हैं, एनाबेल कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और ये डॉल कितनी खतरनाक है इससे भी आप परिचित होंगे। पर क्या हो अगर ये बाहर निकल जाए? आपको पता है साल 2020 के अगस्त के महीने में एक न्यूज आ रही थी कि जो ये एनाबेल डॉल है, ये एड और लोरेन वैरन का जो वो अकल्ट म्यूजियम है कनेक्टिकट में, वो 14 अगस्त के सुबह 3 बजे एस्केप कर गई, वो म्यूजियम से भाग गई। और जैसा कि आप इस विकिपीडिया पेज पे देख सकते हो, विकिपीडिया पेज को किसी ने मिस्टीरियस तरीके से एडिट कर दिया और वहीं से सबको ये जानकारी मिल रही थी। विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ था कि ये डॉल अचानक से सुबह 3 बजे भाग गई। और उस टाइम दुनिया भर में जब ये लोग बातें सुन रहे थे ये, और क्योंकि ये ऑफिशियल विकिपीडिया सोर्स से आ रही थी, तो सबके अंदर चिल्स आ गया था। तो बाद में एडवर्ड और लॉरेन वैरन के सन इन लॉ टोनी स्पेरा, जो कि एड और लॉरेन वैरन के बाद अब ये उस म्यूजियम को ओन करते हैं, उसके मालिक हैं, तो उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि ऐसा कुछ नहीं है। र्यूमर इतना फैल गया था कि इनको खुद क्लियर करना पड़ा। इन्होंने कहा कि एनाबेल डॉल आज भी वही है, और उन्होंने उस विकिपीडिया पेज के उस लाइन को करेक्ट भी करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स मौजूद हैं और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट बाई चांस अगर वो निकल गई, किसी चोर ने चोरी के मकसद से आके उसको चोरी करके निकाल दिया, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है, इतनी फेमस है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो वही करेगी जो वो पहले करती थी। उसको उस ग्लास में बंद करने के पहले वो जब बाहर थी तब वो अपने जगह से टेलीपोर्ट होके कहीं और चली जाती थी। और ऐसे कितने किस्सों को आप सुने होंगे। ऐसी भी कई घटनाएं हो चुकी है ना, जिसमें कोई इंसान उसके ग्लास पे ऐसे मार मार के उसका मजाक उड़ा रहा था। एंड द नेक्स्ट थिंग पता है क्या हुआ? वो जब घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मरते मरते बचा। ऐसी टाइप की मिस्टीरियस कहानी ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ उस म्यूजियम में जाके उसके मजाक उड़ाने वाले लोगों के साथ। सो एनाबेल बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये जान के अच्छा लगा होगा कि ऐसा जो र्यूमर है वो ट्रू नहीं है। वो आज भी उसी सेफ शीशे के अंदर बंद है। सच में जब एनाबेल के बारे में मैं सुनता हूँ ना, या फिर कोई भी सुनता है ना, तो चिल्स आना बिल्कुल कॉमन है। ऐसी कहानियों को सुन के सच में गूज़बम्स आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। साल 1898 में शिमला में अंग्रेज रेल लाइन बनाना चाहते थे। शिमला कालका रेलवे लाइन का काम बहुत जोरों से चल रहा था और रेल लाइन बनाते समय आपको पता होगा कि बीच बीच में टनल बनता है। टनल नंबर 1, टनल नंबर 2 करते करते ऐसा। पहाड़ी इलाकों में टनल बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसलिए इंग्लैंड के बड़े बड़े इंजीनियर्स को इंडिया में बुलाया गया था टनल को बनाने के लिए। टनल बनाते टाइम बीच में एक ऐसा पत्थर मिला जो कि 1 किलोमीटर लंबा था और उसको काट के एक अमेजिंग सा टनल बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था बट बहुत खर्चे में। इस काम का जिम्मा कर्नल बैरॉग को दिया गया कि तुम टनल बनाओ, जितना कम खर्चा हो सके उतना में तुम एक अच्छा टनल बनाओ। और वो टनल बनाना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि कर्नल बैरॉग कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिए टनल बनाने में और इस बात से इंग्लैंड की गवर्नमेंट नाराज हो गई कि इतना खर्चा क्यों किया। और उसके बाद सब मिलके मतलब उस टाइम कर्नल बैरॉग की एक बहुत एक गहरी बेइज्जती हो गई। उनपे कई फाइन्स भी लगा दिया वहाँ के गवर्नमेंट ने और बेइज्जती हो गई और उनको बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि एक बार जिस जगह वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहीं पे वो शाम को अपने कुत्ते के साथ गए और अपनी जान दे दी। और उनके डेड बॉडी को कई घंटों तक कोई नहीं देखा था। बाद में उनकी डेड बॉडी मिली और वहीं पे आसपास कहीं पे उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। इसके बाद एक दूसरे इंजीनियर ने और बहुत सारे लोगों ने मिलके इस टनल को कंप्लीट किया। बट जो दर्द कर्नल बैरॉग के दिल में उन लोगों ने दिया था, शायद उसी का नतीजा है कि उस टनल में लोगों को पैरानॉर्मल चीजें फील होती है। आज के अभी के इस टाइम पे भी फील होती है, क्योंकि जब उनके मरने के बाद जब नए वर्कर्स इसको हैंड ओवर किए और टनल बनाना शुरू किए तब उनको पैरानॉर्मल चीजें फील होती थी।
इतने सारे टनल बनाए 1 से 33 के भी आगे तक भी, बट जो टनल नंबर 33 है स्पेसिफिकली इसी में ऐसा कुछ होता था और कारण था वही उनका कर्नल बैरॉक का बेइज्जती। और वहां के लोगों के हिसाब से ये उन्हीं की आत्मा है। आज भी वहां रोने की, चिल्लाने की ऐसी आउट ऑफ द ब्लू कहां से आवाज आने लगती है। शिमला का ये टनल नंबर 33 ये पूरे वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है और शायद इसका पास्ट ही इसका रीजन है कि आज ये टनल ऐसा है। इतने सारे टनल्स में से यही टनल ऐसा है, कर्नल बैरॉक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मुंबई में मौजूद एक टावर है, एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है ग्रैंड पराडी टावर और ये टावर अपने अनएक्सप्लेनेबल सुसाइड्स के लिए फेमस है। क्या है कि हर सुसाइड केस जो होता है उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होता है जो कि बाद में पुलिस को पता चलता है। बट इस अपार्टमेंट में जितने भी सुसाइड्स हुए हैं उसमें से ज्यादातर ऐसे सुसाइड्स है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं। अब आखिर ये है क्या? ये टावर मलबीर हिल्स साउथ मुंबई में लोकेटेड है। ये टावर अपने ब्यूटीफुल व्यू के लिए फेमस है, एक अपना पैनोरामिक मुंबई का व्यू। और ये टावर पहले बहुत एक्सपेंसिव भी था और यहाँ पे ये रेपुटेशन है कि इस टावर में रिच बिजनेसमैन लोग रहे हैं। बट फिर शुरुआत हुई सुसाइड केसेस। शुरुआत हुई एक लड़की से जो कि इस अपार्टमेंट के 8th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी, बी विंग के 8th फ्लोर से। और इसका क्लियर रीजन आज तक नहीं पता चला। बाद में एक बहुत ही वियर्ड सा केस आता है एक फैमिली का, दलाल फैमिली, और ये फैमिली इस टावर में आने के बाद पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। साल 1998 में इसमें दलाल फैमिली के 2 हेड वासुदेव दलाल और तारा दलाल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ सुसाइड कर लेते हैं उसी 8th फ्लोर से। और पुलिस को बाद में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें ये लिखा रहता है कि उनके बेटे और बहू उन्हें बहुत हरास करते थे जिसके चलते वो लोग सुसाइड किए थे। और उसके बाद पुलिस ने उनके बेटे और बहू को अरेस्ट कर लिया और 7 साल तक ये केस चला और 2005 में एक दिन इसका जजमेंट आना था। बट जजमेंट के दिन ही उनके बेटे और बहू कोई नहीं आया कोर्ट में। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी अपने एक 9 साल के बेटी के साथ तीनों सुसाइड कर लिए थे उसी 8th फ्लोर से। इसके बाद अगला केस आया मिस्टर जैन नाम के आदमी का जो कि उसी 8th फ्लोर से सुसाइड कर लिए थे। फिर 2001 की 26 अप्रैल को नारायण रामचंद्र उसी अपार्टमेंट से सुसाइड कर लिए थे। और आज ये टावर, ये अपार्टमेंट पूरे इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। और इंटरेस्ट से कई पैरानॉर्मल रिसर्चर इस टावर में गए हैं इक्विपमेंट्स को लेके एंड यही पता चला उन लोगों को। एंड जब भी वो लोग 8th फ्लोर में टेस्ट किए थे तब उन्हें कुछ न कुछ अजीब रीडिंग्स अपने मीटर में दिखी। और आज भी लोग उस 8th फ्लोर में जाने से डरते हैं और उस एरिया का ज्यादातर अपार्टमेंट आज भी वैकेंट है, खाली है। और आज भी उस जगह पे किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। एक रेसिडेंशियल प्लेस का एक जो हॉन्टेड स्टोरी होता है उसमें से सबसे अजीब केस और मिस्टीरियस केस है इसी ग्रैंड पराडी टावर का। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।